नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑर्डर हिंदी। दोस्तों, एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। जब भी भारत और इजराइल के नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो पूरी दुनिया के सामने बातें होती हैं सिविलाइजेशंस की, टेक्नोलॉजी की, ड्रोन की, एग्रीकल्चर की, डिफेंस पार्टनरशिप की। लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, नैरेटिव बदल जाता है। सवाल ये है कि क्या वाकई असली चर्चा टेक्नोलॉजी की है या फिर वेस्ट एशिया के बदलते पावर गेम की। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वेस्ट एशिया में इस वक्त सबसे बड़ा फ्लक्स इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे धीरे अपना दबदबा कम कर रहा है। अमेरिका ने दशकों तक अपने ताकत से पूरी दुनिया पर राज किया। सऊदी अरब, यूएई और इजराइल उसके स्ट्रेटेजिक डिब्बे थे। इंजन था वॉशिंगटन, लेकिन अब इंजन पीछे हट रहा है। और जैसे ही इंजन हटता है, सवाल उठता है कि अब इस इलाके में पावर वैक्यूम कौन भरेगा। दोस्तों, सबसे पहला दावेदार है तुर्की। तुर्की का विजन साफ है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो एक इस्लामिक ब्लॉक बनाकर क्षेत्रीय नेतृत्व संभालो। तुर्की चाहता है कि सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश मिलकर एक नया इस्लामिक सुरक्षा ढांचा बनाए, एक तरह का इस्लामिक नेटो। लेकिन दिक्कत क्या है? सऊदी अरब और तुर्की की आपसी प्रतिद्वंद्विता इस सपने को कमजोर कर देती है। और दूसरा बड़ा खिलाड़ी है चीन। दोस्तों, चीन की रणनीति आइडियोलॉजिकल नहीं, पूरी तरह आर्थिक है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो चीन मिडिल ईस्ट में अपना इकोनॉमिक ब्लॉक बनाकर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण चाहता है। और इस खेल में उसका सबसे बड़ा पार्टनर है ईरान। ईरान जो पहले से ही अमेरिका और इजराइल के विरोध में है, चीन को एक स्ट्रेटेजिक लिंचिंग पैड दे सकता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इजराइल के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा है पहला ईरान, दूसरा तुर्की। लेकिन चीन ईरान की नजदीकी इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। तो सवाल ये है कि इजराइल चीन को तो नहीं बुलाएगा, फिर किसे बुलाएगा? दोस्तों, ऐसी शक्ति को जो चीन को भी संतुलित कर सके, जो तुर्की को भी चुनौती दे सके और जो इंडो पैसिफिक से लेकर वेस्ट एशिया तक एक्टिव हो, और वो है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत। दोस्तों, अब हेक्सागन अलायंस के जरिए नया जियोपॉलिटिकल फार्मूला तैयार हो रहा है। अब समझिए इस हेक्सागन अप्रोच को। इस स्ट्रेटेजिक सोच में 6 देश शामिल माने जा रहे हैं। पहला भारत, दूसरा इजराइल, तीसरा ग्रीस, चौथा साइप्रस, पांचवा आर्मेनिया और छठा स्ट्रेटेजिक बैलेंस के रूप में अप्रत्यक्ष सहयोग। इन सभी देशों की एक कॉमन चीज क्या है? इनके तुर्की के साथ किसी न किसी रूप में मतभेद है। मतलब साफ है कि तुर्की को उसके ही बैकयार्ड में स्ट्रेटेजिक प्रेशर देना। लेकिन दोस्तों, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारत क्यों शामिल होगा? तो पहली बात यह है कि तुर्की ने कई बार पाकिस्तान के पक्ष में कूटनीतिक बयान दिए हैं। दूसरी बात, अगर वेस्ट एशिया अस्थिर होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों पर असर पड़ता है। तीसरी बात, भारत अब केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि एक उभरती हुई ग्लोबल पावर की तरह एक्ट करना चाहता है। इसलिए वेस्ट एशिया में संतुलन बनाना भारत के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। मतलब दोस्तों, पब्लिक स्टेज पर बातें होंगी टेक्नोलॉजी, कृषि, डिफेंस, एक्सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी की, लेकिन बंद कमरे में चर्चा होंगी ईरान को कैसे संतुलित करें, तुर्की के विस्तारवाद को कैसे रोकें, चीन के आर्थिक प्रभाव को कैसे मैनेज करें। और यही असली जियोपॉलिटिकल गेम है। दोस्तों, वेस्ट एशिया अब पावर फ्लेक्स जोन बन चुका है। अमेरिका का स्ट्रीट, चीन ईरान की नजदीकी, तुर्की की महत्वाकांक्षा और भारत इजराइल की बढ़ती साझेदारी, ये सब मिलकर आने वाले वर्षों में बैलेंस ऑफ पावर को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर हेक्सागन रणनीति सफल होती है तो मिडिल ईस्ट का पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर असफल होती है तो क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। तो दोस्तों, गेम बहुत ही क्लियर है। ये सिर्फ डिफेंस डील्स की कहानी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड की चाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस तरह वेस्ट एशिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए या हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।